अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लिश कीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस की। इसमें पोइट्री की भी हम बात करेंगे और जो दीगर जॉनरास हैं उनकी भी हम बात करेंगे। और ये छठी क्लास से लेके एमफिल के तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ही लेक्चर है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा क्लास टू क्लास कि आपने अपने ग्रेड टू ग्रेड किस तरीके से अपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस को करना है। तो ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी, इसको आपने आखिर तक देखना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस है ये हम करते किस चीज़ का हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस होता है या तो पोएट्री का या फिर ये होता है प्रोज का। अब पोएट्री में पोएम्स आ जाती हैं, तमाम किस्म की सोनेट्स हैं, फ्री वर्स है, जिस तरह की मर्जी पोएम हो उसका आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस आ सकता है। और प्रोज में जो चीज़ें आती हैं, जो बीए से ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी ऐसे में से कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, नॉवल में से दे दिया जाता है, ड्रामा में से, शॉर्ट स्टोरी में से, किसी भी तरह के लिटरेचर में से आपको एक कोई पैसेज दे दिया जाता है या पैराग्राफ दे दिया जाता है या एक स्टैंजा दे दिया जाता है और आपने उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करना होता है। तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेज के दरमियान डिफरेंस की, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है या पैराफ्रेज करनी है या इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि आपसे पैराफ्रेज मांगी गई है या एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, वाइल यू आर writing an explanation, the writer is supposed to expand the discussion and talk about the general theme conveyed by the lines, and the writer must explain all possible layers of meanings present in the given text, connecting it to the wholesome theme of the text। मतलब क्या है कि जब आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आपने जो आपको लाइंस दी गई हैं उसके ऊपर आपने एक डिस्कशन जनरेट करनी है, जिस डिस्कशन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जितने मीनिंग्स या जितनी बातें राइटर जो है वो उस टेक्स्ट के ज़रिए कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, आपने वो सारी की सारी एक्सप्लेन करनी होती हैं। जबकि जो पैराफ्रेज होती है, पैराफ्रेज के अंदर द राइटर शुड नॉट ऐड एनी पर्सनल मीनिंग्स टू द टेक्स्ट नॉर शुड ही एक्सपैंड द डिस्कशन। उसमें ना तो आपने कोई पर्सनल मीनिंग्स ऐड करने होते हैं, ना ही उसके अंदर आपने कोई डिस्कशन जनरेट करनी होती है। पैराफ्रेज मींस कन्वर्टिंग द गिवन वर्सेस, जो कि फ्रेजल फॉर्म में होती हैं वर्सेस। ये आपको आगे मैं बताऊंगा कि फ्रेजल फॉर्म में किस तरीके से होती हैं। आपने उनको फुल और मीनिंगफुल सेंटेंसेस के अंदर आपने उनको कन्वर्ट करना होता है। और नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ पैराफ्रेज लाइंस इज इक्वल टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जब आप उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं तो पैराफ्रेज जो लाइंस होती हैं उसमें और ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई इतना खास फर्क नहीं होता। यानी कि उनका जो वॉल्यूम है, अगर वो 4 लाइनें हैं तो आपकी पैराफ्रेज्ड जो लाइंस होंगी वो भी 4 ही होंगी। ये चीज़ आपने सबसे पहले समझ ली। उसके बाद हम चलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस में। उसके लिए मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट की है वो डैफोडिल्स है, ताकि छठी क्लास से लेके एमए तक के, एमफिल तक के स्टूडेंट्स ये पोएम बार बार पढ़ते रहते हैं, तो इस पोएम के ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स को समझाना मेरे लिए आसान होगा। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी पोएम है जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें से जो इसका लास्ट स्टैंजा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ये जो लास्ट स्टैंजा है इसको हमने उठाया है एज एन एग्जाम्पल, और इस स्टैंजा के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि छठी से लेकर 10वीं क्लास तक आपने किस तरीके से पैराफ्रेजिंग करनी है, और जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, एफए के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किस तरीके से करनी होती है पैराफ्रेजिंग या एनालिसिस किस तरीके से करना होता है, और जो बीए के, एमए के, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके से करना होता है। तो एक स्टैंजा के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस जो है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने रेफरेंस देना होता है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट बताना होता है, और उसके बाद आपने करना होता है एनालिसिस। और फिर एनालिसिस के अंदर आपने देखना है कि आपको पैराफ्रेजिंग कही गई है या आपको एक्सप्लेनेशन की कही गई है। अब पैराफ्रेजिंग कही गई है तो आपने पैराफ्रेज करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कहा गया है तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। और दोनों चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये स्टैंजा आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपको हर स्लाइड के ऊपर ये स्टैंजा शो होता रहेगा ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए, सबसे पहले रेफरेंस, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, रेफरेंस में आपने नेम ऑफ द टेक्स्ट बताना होता है और नेम ऑफ द ऑथर आपने बताना होता है,
और लोकेशन ऑफ द गिवन लाइंस इन होलसम टेक्स्ट की मुकम्मल स्टोरी है, तो उसमें से लाइंस कहाँ से ली गई हैं, या अगर पोइम है तो पोइम का कौन सा स्टैंजा है, अगर वो नॉवल है तो नॉवल के कौन से चैप्टर से वो लाइंस ली गई हैं। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, यानी कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, एमए के आप स्टूडेंट हैं, एमफिल के स्टूडेंट हैं, और आप अच्छे मार्क्स के साथ अपना वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप ये तीसरा जो एलिमेंट है ये भी आप रेफरेंस के अंदर बता सकते हैं। अब ये आपने लिखना किस तरीके से, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने ये एक टेम्पलेट है, इसके ऊपर आपने जो है वो अप्लाई करना होता है। आपने लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द, आगे पोएम है या नॉवल है या प्ले है, जो भी चीज़ है उसका आपने नाम लिखना है, और नाम आपने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। उसके बाद आपने राइटर का नाम बताना है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं रिटन बाय, आगे राइटर का नाम लिख देना है। अब ये जो ऊपर आपको यहाँ भी ये स्टैंजा शो हो रहा है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और डैफोडिल्स को आपने किस में लिखना है, कॉमाज के अंदर, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। जो टाइटल होता है पोएम का, ड्रामा का, नॉवेल का, वो आपने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, और राइटर का नाम आपने इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर नहीं लिखना होता। ये हो गया हमारा रेफरेंस। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले छठी से जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें लिखनी है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, और फिर जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा कि आपने कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लिखना है। एक कॉन्टेक्स्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तमाम क्लासेज में, जैसे जैसे आपका ग्रेड बड़ा होता जाता है उसी तरीके से आपकी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। अच्छा, अब जो छठी से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो एक लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द थीम ऑफ द पोएम, 2 to 3 लाइन्स अबाउट द जनरल नेचर ऑफ द पोएम आप लिखेंगे, और 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे जिसमें आप यू विल लिंक द गिवन लाइन्स विद द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। यानी कि आपका तकरीबन बन जाएगा 5 से 7 लाइन, 5 से 8 लाइनों का आपका, यानी 5 से 8 सेंटेंसेस का आपका ये कॉन्टेक्स्ट बनेगा। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यही जो ऊपर स्टैंजा आपको शो हो रहा है, डैफोडिल्स इज वन ऑफ द फेमस मोस्ट पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स एंड टेल्स हाउ इम्पैक्टफुल नेचर कैन बी. He narrates the account of his journey to a valley where he saw some daffodils. He says that the fine experience of looking at the daffodils is still alive in his memory. तो इस तरीके का आपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट लिखना है छठी से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने। अच्छा, उसके बाद जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उन्होंने 2 लाइन्स लिखनी है जिसमें उन्होंने पोएम को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद 3 to 4 लाइन्स वो लिखेंगे अबाउट द जनरल नेचर ऑफ द पोएम, और 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे जिसमें वो लिंक करेंगे ओवरऑल थीम को पोएम के साथ। अच्छा, अभी इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको 9th 10th के स्टूडेंट्स वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं नज़र आएंगी। डैफोडिल्स इज वन ऑफ द फेमस मोस्ट पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट। अब देखें ये लाइन आप ऐड कर देंगे क्योंकि आप अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। रोमांटिक पोएट्री रिवॉल्व्स अराउंड एडमिरेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। दिस पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स एंड टेल्स हाउ इम्पैक्टफुल नेचर कैन बी. He narrates the accounts of his journey to a valley where he saw some daffodils. He says that the fine experience of looking at the daffodils is still alive in his memory. तो ये थोड़ा सा जैसे आपका ग्रेड एक्सपैंड हुआ वैसे ही आपका कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं बीए, एमए, एमफिल और ऑनवर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आप उस लेवल पे कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 2 लाइन्स लिखनी है जिसमें आपने इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर, आपने उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताना है कि किस जॉनरा से है, किस एरा से ताल्लुक़ रखती है, और ये पोएम है या ड्रामा है या नॉवल है वो कब लिखा गया। इस हवाले से आप 1-2 लाइन्स लिखेंगे, फिर 3 to 4 लाइन्स अबाउट द जनरल नेचर ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर एंड 2 to 3 लाइन्स टू लिंक द गिवन लाइन्स विद द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये देखें अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा हो गया एमए और बीए के स्टूडेंट्स के लिए। डैफोडिल्स इज वन ऑफ द फेमस मोस्ट पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट. Daffodils is a lyric poem by William Wordsworth. The poem was inspired by an event on 15th April 1802 in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils. Romantic poetry revolves around admiration of natural beauty. This poem is about the beauty of nature. The poet admires the beauty of daffodils and tells how impactful nature can be. He narrates the account of his journey to a valley where he saw some daffodils. He says that the fine experience of looking at the daffodils is still alive in his memory.
मेमोरी। तो इस तरीके से आपने कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है। अच्छा, उसके बाद पैराफ्रेज। पैराफ्रेज जो है वो सब के लिए, अगर आपको पैराफ्रेज आती है, जौन सा मर्जी आपका ग्रेड है, आपने सब ने पैराफ्रेज इस तरीके से लिखनी है। अब पैराफ्रेज में आपने क्या करना होता है, यू हैव टू कन्वर्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इनटू लिटरल लैंग्वेज, जो आम लैंग्वेज होती है उसमें आपने उनको कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, यू हैव टू अवॉइड पोइटिक डेविएशन, यानी अगर पोइट ने किसी जगह पे पोइटिक डेविएशन, जैसे यहाँ पे पोइट ने ऑफ्टन को ऑफ्ट लिखा हुआ है, तो आपने जब पैराफ्रेज करनी है तो आपने ऑफ्टन ऑफ्ट को ऑफ्टन लिखना है। ये पोइटिक डेविएशन है, इसको आपने अवॉइड करना है। एंड यू हैव टू राइट देम इन द लिटरल डिक्शन, यानी कि जो आम जो लैंग्वेज होती है, एकेडमिक लैंग्वेज होती है, उसमें आपने लिखना है। एंड यू हैव टू कन्वर्ट द ब्रोकन वर्सेज इनटू सेंटेंसेस। अब देखें, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, ये कंप्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं है, ये एक फ्रेजल फॉर्म में पोएम्स लिखी जाती हैं। तो आपने फ्रेजेस को क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसकी एग्जांपल देखें तो अगर ये स्टैंजा आपको आ जाता है पैराफ्रेज के लिए, तो आप इस तरीके से, बेशक आपका जौन सा मर्जी ग्रेड है, ऑफ्टन व्हेन आई एम फीलिंग सैड और नॉस्टैल्जिक while lying on my couch, the memory of daffodils refreshes and gives me pleasure in my loneliness. With this, my heart is filled with pleasure and starts dancing with the daffodils. बस ये आपकी पैराफ्रेजिंग हो गई। अब यहाँ पे एक अलर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, आपने पैराफ्रेजिंग के अंदर कभी भी ये नहीं लिखना कि द पोइट सेज और द पोइट डिस्क्राइब्स, ये वाली लाइंस आप कभी भी पैराफ्रेजिंग के अंदर यूज नहीं करते। पैराफ्रेजिंग में सिंपल जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हैं वहीं से आप उन लाइंस को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पैराफ्रेजिंग को आप मुकम्मल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेनेशन में। अब एक्सप्लेनेशन में जो 6 से 10 ग्रेड के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या करना है, दे हैव टू गो विद द सीक्वेंस, यानी लाइन बाय लाइन आपने पोएम को या जो भी आपको पैसेज दिया गया है उसको आप लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। और आपने क्या करना है, 2 to 3 लाइन्स फॉर ईच लाइन, यानी हर जो आपको लाइन है उसकी क्योंकि एक्सप्लेन करना है ना, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने इसको एक्सपैंड करना है, उसके ऊपर डिस्कशन जनरेट करनी है। तो हर लाइन के हिसाब से, अगर 5 लाइनें हैं तो आप ये देख लें कि हर लाइन के बारे में 2 से 3 लाइनों में आप उसकी एक्सप्लेनेशन करते जाएं। एंड 2 to 3 लाइन्स आखिर में आपने लिखनी है, जिसमें आपने यू हैव टू लिंक द गिवन लाइन्स विद द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स, अब यहाँ से आप आ जाएंगे पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट में, आपने ओवरऑल एक बताया, जनरल सा आइडिया दिया पूरी पोएम के बारे में, यहाँ पे आप खास इन्हीं लाइंस पर आ जाएंगे। इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट व्हेनेवर आई एम अलोन एंड फीलिंग सैड or do not have anything to do, I lay down on my couch and start thinking about daffodils. They flash upon my memory and I feel a sense of blessing in that moment of loneliness. With the memory of daffodils, my heart is filled with pleasure and I feel as if my heart is also dancing with the daffodils. The poet describes the impact of beautiful nature on the human mind and tries to tell us that the nature is a very strong source of pleasure, peace and happiness. तो ये आपने 6ठी से 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो भी आपको पीस आता है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब जो एफएससी के या एफए के स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th ग्रेड के, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी दे हैव टू गो विद द सीक्वेंस लाइन बाय लाइन, 2 से 3 लाइनें हर लाइन के लिए, और फिर 2 से 3 लाइनें जिसमें उन्होंने फिगरेटिव डिवाइसेस की, फिगर्स ऑफ स्पीच की भी आपने इसमें बात करनी है। यानी 6ठी से 10वीं तक अगर आप कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को आप नहीं डिस्कस करते तो खैर है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें उनके हवाले से भी आपने डिस्कशन को ऐड करना है। बाकी तरीक़ेकार सेम है, आप देख लेते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट व्हेनेवर, सारा कुछ वही है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे चीज़ आ गई कि विद द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स माई हार्ट इज फिल्ड विद प्लेजर एंड आई फील एज इफ माई हार्ट इज ऑल्सो डांसिंग विद द डैफोडिल्स। द पोएट has used personification to describe the beauty of daffodils by saying that my heart starts dancing. ठीक है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन मिलता जुलता है 6ठी से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 से 3 लाइनें आपने ऐड करनी है फिगरेटिव डिवाइसेस के हवाले से भी। उसके बाद जब हम आते हैं बीए, एमए और ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा खासा मेच्योर एक्सप्लेनेशन होता है, जिसमें तरीक़ाकार सेम है कि दे हैव टू गो विद द सीक्वेंस, यानी लाइन बाय लाइन, 2 to 3 लाइन्स फॉर ईच लाइन एंड 2 to 3 लाइन्स अबाउट द फिगरेटिव डिवाइसेस, 2 to 3 लाइन्स अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ स्टैंजा, टाइप ऑफ द टेक्स्ट, कि अगर पोएम है तो कौन सी फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, सोनेट है, हाइकू है, लिरिकल है, वो सारी चीज़ें भी आपने उसमें लाजमी बतानी है। 2 to 3 लाइन्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट, 2 to 3 lines about the stylistic features of the text, and 2 to 3 lines to give to link the given lines with the overall theme of the poem. तो एग्जाम्पल इसकी जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखें, ये इस तरीके से बीए और एमए से ऑनवर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए। अब एग्जाम्पल हमने ये लास्ट स्टैंजा लिया था डैफोडिल्स का, तो आपने इस तरीके से आपका बड़ा मैच्योर किस्म का एक्सप्लेनेशन लिखा होना चाहिए जो बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं। जैसे डैफोडिल्स इज अ लिरिकल पोएम, द राइमिंग
scheme of the stanza is A, B, A, B, C, C. These lines are the last stanza of the poem. These lines express the nostalgia of poet. Nostalgia, escape, love for nature, and beauty are the hallmark features of romantic poetry. This poem, written by the father of romantic poetry, are no doubt an excellent manifestation of romantic mind. In the beginning line of the stanza, the poet says that whenever I am alone and feeling sad or do not have anything to do, I lay down on my couch and start thinking about daffodils. The poet has successfully managed the lyrical beauty of the poem by using his poetic license and using the word oft instead of often. देखें यहाँ पे आप स्टाइल की भी बात कर रहे हैं. The poet handles the nostalgia very artfully and says that the daffodils flash upon my memory and I feel a sense of blessing in that moment of loneliness. With the memory of daffodils, my heart is filled with pleasure and I feel as my heart is also dancing with the daffodils. The poet has used personification to describe the beauty of daffodils by saying that my heart starts dancing. The poet describes the impact of beautiful nature on the human mind and tries to tell us that the nature is a very strong source of tranquility, bliss, happiness and spiritual satisfaction. अब ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताई हैं. अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप इस लेवल की एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. और अगर आप इसी तरीके से आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और आप एमए बीए लेवल की एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप. लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आपको किस तरह का एक्सप्लेनेशन या किस तरह का आपको कॉन्टेक्स्ट आपको लिखने की ज़रूरत होती है. तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी लाजमी रिकमेंड कीजिएगा और जुड़े रहें इंग्लिश कीज़ के साथ. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.